वर्ल्ड वॉर 3 जैसे हालात बन गए हैं। अमेरिका के हम कल ही डिस्कस कर रहे थे कि ट्रंप साहब ने कहा कि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, मैं इनडिसाइसिव हूँ कि आगे का लाहे अमल क्या होना चाहिए, और हम इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर कल ही ये बहस शुरू हो गई कि ट्रंप साहब जब भी इस तरह की बात करते हैं कि जी अभी हम इनडिसाइसिव हैं, तो वो डिसीजन ले चुके होते हैं और फिर वो मैटर ऑफ डेज़ नहीं तो फिर वो मैटर ऑफ आवर्स की बात होती है और उसके बाद अमेरिका कुछ ना कुछ कर देता है। एक और जो चीज़ हमने देखी वो ये थी कि ये चहमगोइयाँ बड़े दिनों से चल रही थी कि अमेरिका इंसिस्ट कर रहा था इसराइल को कि आप हमला करें, अमेरिका हमला नहीं करेगा, और आपको जब उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो हम डिफेंड करने आ जाएंगे। तो अब हमने वो भी देखा कि जो पहला अटैक था वो इसराइल ने किया, और फिर जब जवाबी कार्रवाई शुरू हुई तो आपके सामने है सिचुएशन कि ईरान ने कहा कि जी हम अमेरिका पर अटैक करेंगे, और अमेरिका ज़ाहिर है बहुत डिस्टेंट है तो हम बेसों पे करेंगे, जहाँ जहाँ उनकी बेसिस हैं वहाँ पर करेंगे। अब जब वो बेसिस पे हमला हुआ तो उनमें 4 जीसीसी कंट्रीज़ थे। तो अब ये जो बेसिकली जंग है वो जाहिर है क्योंकि ईरान हमारा ही रीजन है, तो वो हमारे रीजन में जंग तो इन द फर्स्ट प्लेस आई ही, लेकिन अब उसकी जंग के जो जंग का जो फैलाव है वो बढ़ता चला जा रहा है और हम उसके दरमियान आते चले जा रहे हैं। और अभी तक जो है ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान का जो स्टैंस है वो बहुत प्रिंसिपल्ड है, और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बड़ा एक जो कहते हैं कि बैलेंस्ड तरीके से चल रहा है। जी बिल्कुल सर, पाकिस्तान के ऊपर हम आते हैं कि ये हमें एग्जैक्टली कैसे करेगा। आपने जो 2-4 चीज़ें जिक्र की वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अंदर देखें जो पहले मामलात पेश आए थे इजराइल और ईरान के बीच में, वो एक टोटली डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर थे। फ़र्क वो नहीं है कि इस वक्त भी इसराइल जो है जो हमेशा से एक बात कर रहे हैं किसी किस्म के जोरी हथियार जो है हम ईरान को बनाने नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो आज स्पीच थी उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि हम आपको नहीं बनाने देंगे अगर हैं भी तो। अच्छा, इसमें ना कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, क्योंकि जब लास्ट टाइम इसराइल और ईरान की जंग हुई थी और उसके बाद अमेरिका जो है वो बीच में आया था, एक उन्होंने अपने B-2 बॉम्बर के थ्रू जो बस्टर बॉम्ब्स फेंके तो उन्होंने कहा था कि तमाम जो जोरी हथियार अगर थे ईरान के पास हमने कम्प्लीटली वो वाइप आउट कर दिए हैं। इस बात सुर्खी भी उन्होंने ये की थी कि अगर कोई शख्स कह रहा है कि अभी भी उनके पास है तो वो फेक न्यूज़ है। तो अभी इस चीज़ का जवाब क्या बना? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच पे ये भी कहा कि ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे ढेर सारे, वो भी एक बायस है, क्योंकि ये तो बात बड़ी दफ़ा कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि अगर आपने अपने प्रोटेस्टर्स को कुछ किया तो फिर मुझसे निपटना पड़ेगा। ये प्रोटेस्ट जो थे क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ बंद थी तो प्रोटेस्ट ख़त्म हो चुके थे, लेकिन ये बात भी इसमें करनी चाहिए कि जैसे यूनिवर्सिटियाँ थोड़ी देर के लिए ओपन हुई थी उसके बाद भी प्रोटेस्ट हुए, लेकिन वो उस मैग्नीट्यूड के प्रोटेस्ट नहीं थे। तो ये भी बड़ा मुश्किल से माना जाता है कि इतना बड़ा अटैक और इतना बड़ा, जिसे कहना चाहिए कि एक हमला आपने कर दी एक मुल्क के ऊपर, जैसे आपने कहा पूरे रीजन के साथ ये मामला चलेगा, उसके ऊपर आपके पास जवाब क्या था? ये एक सवाल है जो हमें आने वाले दिनों में मज़ीद क्लियर होता जाएगा कि एक्चुअली कर क्यों नहीं है। एक तो ये बात होगी। ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो ख़ुमैनी साहब हैं उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर हमारे साथ किसी किस्म का हमला होगा तो इसके अंदर तमाम खिता जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। और वो बात जो थी आज सुबह से जब हम खबरें फॉलो कर रहे हैं, हम लोगों से बातें कर रहे हैं, तो हम उसको समझने की कोशिश करते, लेकिन बाद में बहुत जल्द इस बात की समझ आ गई कि ईरान का ये पहले से ही एक अपना जो प्लान था, जो रिबटल था उनका, वो था ही ये कि अगर अमेरिका इसके अंदर पड़ता है, जैसे आपने कहा पहले तो सिर्फ इसराइल ने अटैक किया था, बहुत जल्द जो थी वो सुर्खियाँ सारी चेंज हो गई, US एंड इसराइल अटैक ईरान, तो उसके बाद UAE हो जाए, कतर हो जाए, बहरीन हो जाए, सऊदी अरेबिया हो जाए, दीगर जो GCC कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो है बमबारी की, और उसमें से काफ़ी ज़्यादा जो है वो डाइवर्ट कर दिए गए क्योंकि उनकी डिफेंस सिस्टम्स हैं, लेकिन कुछ बम्स गिरे भी। अच्छा, अब सर इससे आगे जाते हुए जो मामलात हैं वो बड़े टेंस हैं और वो बड़े ख़तरे का बायस है कि ये मामलात कहाँ जाके रुकेगा। अब अमेरिका ने बहुत देर पहले से अपनी फील्डिंग जो है वो अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। अब सुबह से ये बात भी चल रही है कि ईरान के पास तो बैलिस्टिक भी है, हाइपरसोनिक भी है उनके पास, क्या वो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टारगेट करेगा? देखिए, अगर तो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर, जैसे आपने वर्ल्ड वॉर 3 का जिक्र किया, तो अगर उसको अल्लाह ना करे आपने मामले को सोलिडिफाई करना है कि हम एंटर कर गए वर्ल्ड वॉर 3 में, तो ईरान ये वाली चीज़ करेगा कि किसी किस्म का अपना हाइपरसोनिक के थ्रू अगर उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को वो टारगेट करता है तो फिर अमेरिका तो रुकने नहीं मारा, फिर ये मामला जो है बहुत आगे जाएंगे। अगेन आप और मैं इस शो की बुनियाद पे भी और हम ज़ाती राय भी ये रखते हैं कि ख़ित्ते के अंदर जो है अमन व अमान जो है उसकी बहुत ज़रूरत है। इसके अंदर सारी चीज़ के अंदर फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो इसराइल के वाज़े हैं। इसराइल ने तब भी
जब ईरान पे हमला किया था तब भी हम कह रहे थे कि इजराइल जो है उनकी ये एक हैबिचुअल किस्म की आदत है कि वो जो है अपना जो डोमेन है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, और यहाँ आ जाते हैं सर पाकिस्तान के ऊपर कि खुदा ना खास्ता इस चीज़ को एक रियलिटी में कन्वर्ट होती है ये चीज़। तो फिर तो देखें ना, आप जो है आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं, जिसमें अफगानिस्तान के साथ एक और मामला चल रहे हैं आपके, वो भी इसके ऊपर आते हैं, और फिर ईरान के अंदर इतनी इंस्टेबिलिटी आ जाती है, ये पूरा रीजन इससे बहुत बुरी तरह इफेक्ट होगा। तो इसके अंदर पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल स्टांस है, जैसे आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल में और मुल्क जो है उनका भी प्रिंसिपल स्टांस जो है इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है। फ़र्क सिर्फ ये है सर, पहले अमेरिका जो था वो एक सालसी के मूड में था, उसने जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारी हमेशा याद दहानी कराते हैं इंडिया पाकिस्तान के जो मामला थे मई के महीने के अंदर, उसके अंदर मैंने पॉजिटिव किरदार अदा किया, सालसी करवाई, यूक्रेन रूस पे भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं कश्मीर का मसला भी हल कराने का चाहूँगा। तो फिर ये जो चीज़ हुई है ये तो बिल्कुल बरक्स है जो उनकी प्रेसिडेंट की जो पॉलिसी थी। आपको याद होगा हमारे शो पे उज़ैर यूनुस साहब आए हुए थे कुछ देर पहले, और उन्होंने बड़ा अच्छा एक हमें पॉइंट बताया था, वो मैं आज दोहराना चाहूँगा कि मिड टर्म इलेक्शंस जो है वो आने को है, और ट्रंप जो है उसके अंदर उनको नज़र आ रहा है कि उनकी ग्रिप जो है अपनी कांग्रेस और सेनेट पे वो बड़ी लूज होती जा रही है, और डेमोक्रेट जो है वो गेन कर रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल एंगल भी इसका है डोमेस्टिकली अमेरिका के लिए, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टेररिज्म के ख़िलाफ़ हम एक जो है तहरीक फिर से चलाएंगे। तो ये सर सारी वही 2001-2 की भी चीज़ें जो हैं उसकी भी याद दहानी हो रही है। ये मामला जो है ये इतने कॉम्प्लेक्स हैं और इतने ममालिक इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं कि इसके ऊपर पूरी ग्रिप लगाना कि ये कब ख़त्म होगा और कैसे ख़त्म होगा बड़ा मुश्किल है इस वक्त। जी बिल्कुल, आपने जो जिक्र किया ना कि पीछे तो यूनिवर्सिटीज़ स्कूल्स बंद रहे, अब वो खुले थे जिसके बाद ये सारा कुछ शुरू हो गया। अब ईरान तो ये क्लेम करता है कि अभी एक इसराइल ने स्कूल को, बच्चियों के स्कूल को निशाना बनाया है जहाँ पे 51 से ज़्यादा बच्चियाँ स्कूल गर्ल्स जो हैं वो हलाक हो गई हैं। अब इस तरह की जब खबरें सामने आएंगी उसके बाद भी अगर पूरी दुनिया का दिल नहीं पसीज रहा तो अगेन हमें जो है वो इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल जस्टिस और इन सारी चीज़ों पर से ईमान जो है वो आपका डगमगाता है। जहाँ तक बात है कि जी अमेरिका का इसमें क्या रोल होगा, कहाँ पर जाके रुकेगा, अगेन समथिंग दैट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। उसकी वजह यह है कि सबसे पहली बात ईरान कितना रेजिस्ट करेगा रिजीम चेंज को, कब तक रेजिस्ट करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी तो इसराइल ने अटैक किया और उनको अभी डिफेंस की ज़रूरत भी नहीं थी, तो अमेरिका जो है बीच में कूद पड़ा। क्या रिजीम चेंज अगर हो जाता है तो उसके बाद अमेरिका पीछे हट जाएगा, या फिर भी जो अगेन कंस्पिरेसी थियरीज़ हैं कि जी वो 3 टुकड़े करना चाहते हैं, तो क्या वो उसके बाद भी इधर ही रहेगा? अच्छा, जितनी ये चीज़ तूल पकड़ती है, जितना लंबा चलती है, आप पाकिस्तान तो जाहिर है एक मसला है ही है, पूरी दुनिया में आप देखें, आपके ख्याल में मंडे को जब वर्किंग डे पहला शुरू होगा तो क्या पूरी दुनिया में कोई रियल इस्टेट की ट्रेडिंग होगी, क्या कोई स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग होगी? ये बात आज से बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ है मेरे ख्याल में कि हमारा जो मंडे खुलना है तो उसमें क्रूड आपका 100 से ऊपर पहुँचा होगा। उसका जो क्या कहते हैं तमाम मुल्कों को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, इंक्लूडिंग अमेरिका। आपने बात की कि मिड टर्म इलेक्शंस की, तो मिड टर्म में जो सबसे ज़्यादा चीज़ ट्रंप साहब को हिट करनी है वो तो महंगाई है। तो अगर महंगाई इसकी वजह से और ज़्यादा बढ़ जानी है तो ट्रंप साहब को तो इससे घबराना चाहिए। आखिरी में इसमें बात करूँगा कि जिस वक्त अमेरिका के इलेक्शन हुए, हमें ज़ाहिर है फ़ायदा भी, अभी जब इंडिया वाली वॉर हुई तो उसमें हमने देखा कि जो अमेरिका है उसने सच बोला, उसने बताया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान जो है ये जंग जीता है, वरना अदरवाइज़ इंडियन मीडिया तो ये बता रहा था कि शायद वो जंग जीत गए हैं। सो उसमें हमें यकीनन फ़ायदा पहुंचा। बट ऑन दी अदर हैंड जिस वक्त इलेक्शंस हो रहे थे अमेरिका के, जाहिर है वो अमेरिका जिनका मुल्क है वो जाने, उनका काम जाने, पर पाकिस्तान में लोग बहुत एक्साइटेड थे ट्रंप के लिए। यहाँ पर जो है वो बड़ी उसके लिए दुआएं भी हो रही थी, बड़ा एंटिसिपेट भी किया जा रहा था। मैं तब बड़ा हैरान होता था, लोग कहते थे कि जी, हमने बल्कि यहाँ पे ट्रांसमिशन भी की, लोग कहते थे जी कि ये ट्रंप साहब जब आएंगे तो वो वॉर्स का ख़ात्मा हो जाएगा। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मुल्क का कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इतना ताकतवर होता है कि वो वॉर्स को लेकर मुल्क की पॉलिसी को तब्दील कर सके। सो अगेन जब ज़रूरी समझा अमरीकी रियासत ने तो ट्रंप साहब ने भी वॉर के लिए सिग्नेचर कर दिया। सिर्फ यहाँ नहीं किया, वेनेजुएला में भी किया, यहाँ तो अब 2 दफ़ा कर चुके हैं। सो ये जो चीज़ है ना, मतलब अगेन मेरा ये ख्याल है कि वो जो है ना कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमें जो है वो बिल्कुल दूसरों के उस पर जो है ना कोई अपना स्टेक नहीं रखना चाहिए कभी भी।
पाकिस्तान को बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, पाकिस्तान के अवाम को बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपनी पॉलिसी को शेप अप करना चाहिए। हमें इससे फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि किसी भी मुल्क में कौन इलेक्शन जीत रहा है और कौन हार रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।